नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान का दूसरा भाग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे जो है भारत के संविधान के स्रोत। इससे पहले हमने संविधान सभा का एक चैप्टर पूरा कर लिया है और अभी हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। अब जब संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया तो उस समय विभिन्न देशों के अलग-अलग संविधान बने हुए थे। तो संविधान सभा के सामने ये भी काम था कि विभिन्न देशों से जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रावधान है उनको अपने देश की व्यवस्था के अनुसार ढालकर उनको लागू करना या उनको अपनाना था। तो संविधान सभा ने अलग-अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनसे मुख्य प्रावधानों को लिया। तो वो कहाँ-कहाँ से लिया वो अपन स्टेप बाय स्टेप एक-एक का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है संविधान सभा में भारत शासन अधिनियम 1935 से उससे कई प्रावधान लिए गए और उससे का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इससे कौन-कौन से प्रावधान लिए गए वो हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है संघीय व्यवस्था जो अपनी संघ की व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र है, राज्य है, केंद्र राज्यों का आपस में संबंध है। तो वो संघीय व्यवस्था है जो 1935 के अधिनियम से ली गई है। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का प्रावधान, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का प्रावधान और न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। इसमें अपन न्यायपालिका का ढांचा जैसे एकीकृत न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर जुडिशरी है, उन सब का प्रावधान है। लोक सेवा आयोग क्या-क्या प्रावधान, यूपीएससी का, आरपीएससी का, स्टेट पीएससी का क्या प्रावधान है, आपातकालीन उपबंध अपन अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 भाग 18 में पढ़ेंगे। ये सब कुछ लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से और इस अधिनियम का सबसे बड़ा प्रभाव रहा था। दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या-क्या एडॉप्ट किया था। तो ब्रिटेन के संविधान में सबसे पहले तो ये था कि प्रतीकात्मक राज्य अध्यक्ष का प्रावधान तो है राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक महत्व। इसका मतलब हुआ कि भारत एक राज्य है, उस राज्य का राज्य अध्यक्ष है अपने राष्ट्रपति। तो भारत सरकार की जो कैबिनेट है, संघ सरकार है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, वो सब निर्णय लेते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है वास्तविक शक्तियां सारी है जो कैबिनेट के अंदर है, सरकार के अंतर्गत है। दूसरी अपनी व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, जिसमें संसदीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि अपनी सरकार है, कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, वो सब संसद से बनेंगे। लोकसभा के
में जिस पार्टी को बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी और उस सरकार के सभी सदस्य अपनी संसद के सदस्य होने चाहिए। तो वो हो जाती है संसदीय व्यवस्था। फिर है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया मतलब सांसद या लोग राज्यों की विधान मंडल है, उनके अंतर्गत उनमें कोई कानून है, कोई एक्ट है, कोई नियम है, कैसे पारित होगा, उसकी क्या प्रक्रिया, वो सब कुछ अपने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता जैसे भारत में एक एकल नागरिकता है, मतलब भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी जगह पे जाके वो एक ही देश का नागरिक माना जाएगा। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में एक राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। इसमें दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, और ये एकल नागरिकता भारत में प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है मंत्रिमंडल की प्रणाली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। मंत्रिमंडल की प्रणाली ये भी हमने ब्रिटेन से लिया गया है। फिर हमारे मूल अधिकार के अंदर जितने भी रेट है, परमाधिकार रेट, वो भी हमने परमाधिकार रेट है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर संसदीय विशेषाधिकार, मतलब अपने जितने भी एमएलए एमपीज है उनके विशेष अधिकार है, वो हमने ब्रिटेन से लिए। संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे प्रावधान हम संविधान के अंतर्गत हर चैप्टर में अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से लिया गया है वो एक बार अपन इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। द्विसदनवाद, जैसे भारत में विधानमंडल है, सांसद है या विधानमंडल जितने भी उनमें द्विसदनवाद का है, मतलब दो सदन है, एक ऊपरी सदन, द्विसदनवाद, ऊपरी सदन और निचला सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा या विधान परिषद और विधानसभा। तो ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में भी दो सदन है। फिर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिए। तो ये इतने प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए, मुख्य मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो। इसके बाद में आ जाता है अमेरिका, जो कि उस समय का भी बड़ा राज्य था, जिसने सबसे पहला लोकतंत्र था अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका से पहला लिया गया मूल अधिकार। मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, जैसे भारत में उपराष्ट्रपति का मेन कार्य, मुख्य कार्य ये है कि राज्यसभा के सभापति का काम करना। तो वैसे ही अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का यही कार्य है कि ऊपरी सदन की अध्यक्षता करना, और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता तब राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करना। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हटाने की जो भी प्रक्रिया, उसको महाभियोग कहते हैं। तो भारत में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रावधान है, वो अमेरिका से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति के सत्र, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया।
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। और एक है यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित या समुचित विधि प्रक्रिया। तो ये इतने प्रावधान अपने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के बाद में आ जाता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ में राज्यों का संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब हुआ है कि केंद्र और राज्यों में जितनी भी शक्तियों का बंटवारा होगा उसमें केंद्र को हमेशा ज्यादा महत्व दिया गया और केंद्र को मजबूती के लिए दिया गया, क्योंकि भारत के अंतर्गत अंतर्गत इतने राज्य हैं, इतनी परंपराएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, और इतने बड़े देश को एक रूप एकता के साथ अखंड बनाए रखने के लिए केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए केंद्र केंद्र को हमेशा सशक्त बनाया गया है। फिर है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियत होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका मतलब हुआ कि उस समय विभिन्न विषयों का बंटवारा कर लिया गया राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान थे, विषय हो सकते हैं जो आने वाले समय में आ सकते हैं, जिनका समाधान करने के लिए अपने को कोई कानून की आवश्यकता होगी, तो वो कानून कौन बनाएगा। अब जैसे कि उस समय कंप्यूटर नहीं था, लेकिन कंप्यूटर आज के ज़माने में एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, इतनी टेक्निक आ गई, उस टेक्निक से संबंधित कानून कौन बनेगा। तो वो जितना भी बाद में जितनी भी विषय जुड़ेंगे, जितने भी सब्जेक्ट जुड़ेंगे, उनका सभी का शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी, मतलब उसका संबंधित कानून बनाएंगी, संसद कानून बनाएगी। इसके बाद में है केंद्र द्वारा, अब केंद्र सशक्त है, अवशिष्ट शक्ति अभी केंद्र में है, तो स्वाभाविक सी बात है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का भी प्रावधान। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। जब संविधान सभा बैठी ये काम कर रही थी, तब ये था कि राज्यपाल का क्या किया जाए, मतलब राष्ट्रपति जिस हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही राज्यपाल का चुनाव कराए। अगर राज्यपाल का और चुनाव कराया जाए तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव हो सकता है कि भाई सरकार का हेड कौन है। तब ये प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के मार्फत राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और वो केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। तो वो राज्य की सरकार के अंदर प्रत्यक्ष इंटरफेयर कम करेगा। दूसरा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। जैसे अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, यह प्रावधान भी कनाडा से, परामर्शी न्याय निर्णय, यह प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। अब ये मोटे मोटे 4 प्रावधान कनाडा से लिए गए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ये 4 जैसे किसी भी राज्य के, अमेरिका से, ब्रिटेन से या कनाडा से, ये 4 ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा कि कौन सा इस राज्य से लिया गया, कौन सा नहीं लिया गया है। वो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कनाडा के बाद में आ जाता है अपना आयरलैंड का। हमने मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से, तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व।
आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सब कुछ लिया गया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, उनका राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये 3 प्रावधान हमने आयरलैंड से लिए गए। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, वो भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से भारत की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 लिस्ट बनाई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये प्रावधान हम केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाग 11, 12, 13 भाग के अंदर ये मेनली पढ़ेंगे कि 2 राज्य या ये 2 राज्य और संघ सरकार के बीच में व्यापार को, वाणिज्य को लेकर क्या क्या संबंध रहेंगे, वो सब कुछ इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और संसद के संयुक्त सदन की बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब ये 3 प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं मुख्यतः। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आ जाता है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया था, तो फ्रांस से एक पहला प्रावधान है गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक ढांचा। किसी भी राज्य गणतंत्र है कि नहीं, इसका कैसे देखेंगे कि वो गणतंत्र है कि नहीं, तो उसका मेनली प्रावधान है कि उस राज्य का राज्य अध्यक्ष है, उसका चुनाव होता है, या फिर कोई वंशानुगत राजा महाराजा के टाइप का कोई व्यक्ति बैठता है, उसके आधार पर देखा जाएगा कि वो राज्य गणतंत्र है कि नहीं है। तो फ्रांस के अंतर्गत भी जो राज्य अध्यक्ष है वो चुनाव की प्रक्रिया से आता है। भारत के अंदर भी राज्य है, जो राज्य का हेड ऑफ स्टेट है वो राष्ट्रपति है, तो वो भी गणतंत्र राष्ट्रपति के चुनाव के तहत आते हैं, इसलिए भारत एक गणराज्य है। जबकि ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का हेड है वो राजा महारानी, वो वंशानुगत किंग वंशानुगत है, तो वो गणतंत्र ब्रिटेन नहीं माना जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श, ये हम भारत की प्रस्तावना के अंदर भी ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ, समानता का क्या मतलब हुआ, बंधुता का क्या मतलब हुआ, ये सब कुछ हम प्रस्तावना के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है जर्मनी, कि जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है, तो जर्मनी से लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये जब हम आपातकाल पढ़ेंगे भाग 18 के अंतर्गत, तब अनुच्छेद 358, 359 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वो किस तरह टाइप के आपातकाल में कौन से मूल अधिकारों का स्थगन होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है सोवियत संघ। सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया गया था, जो उस टाइम सोवियत संघ था, वर्तमान में रशिया कह सकते हैं, तो सोवियत संघ।
हमने मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व लिए आयरलैंड से और सोवियत संघ से लिए हैं मूल कर्तव्य। अभी डिटेल में मूल कर्तव्य कौन से हैं, 11 सवर्ण सिंह समिति की क्या सिफारिशें थी, इनको कब लागू किया गया था, वो सब कुछ हम मूल कर्तव्य चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो प्रावधान यहाँ से लिया गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। न्याय, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हम प्रस्तावना के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। उनका क्या मतलब हुआ, आर्थिक न्याय का क्या अर्थ हुआ, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ हुआ, राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ हुआ, ये मूल अधिकारों के अंतर्गत कहाँ शामिल है, नीति निर्देशक तत्वों से क्या लिंक बनता है, वो सब कुछ हम इस अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आ जाता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन जो अनुच्छेद 368 के तहत हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से प्रावधान कैसे है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान प्रणाली, वो सब कुछ लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इसमें हमने दो चीज पढ़ी थी, आयरलैंड से पढ़ा था राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, नामांकन कैसे होते हैं, जो 12 लोगों का नामांकन किया जाता है वो क्या है, और दक्षिण अफ्रीका से लिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, ये इतना ही छोटा सा चैप्टर था, कौन से देश से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं, उनको कैसे अडॉप्ट किया वो देखा। अब अगले चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग, टोटल 25 भाग कौन कौन से है, अनुसूचियां 12 कौन कौन सी है, उसमें कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, कैसे जोड़ी गई, उसके क्या प्रावधान है, वो सब कुछ देखेंगे। तो नमस्कार।